नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ईएफई एकेडमी जयपुर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं एम के व्यास। आज हम बात कर रहे हैं दोस्तों राजस्थान के इतिहास के बारे में। बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट आपके पेपर में जो आने वाला है, राजस्थान से जुड़ी हुई हर एक परीक्षा और हर एक कंपटीशन एग्जाम में आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाला है। शुरुआत करेंगे हम राजस्थान के इतिहास से, और इतिहास का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आज मैं शुरू करने जा रहा हूं, जहां से आप मानिए कि किसी भी पेपर, आप किसी भी परीक्षा में बैठ रहे हैं तो आपको प्रश्न निश्चित रूप से इस टॉपिक में से मिलेगा। तो आज हमारा सबसे पहला जो टॉपिक होगा दोस्तों, वो टॉपिक हमारा शुरू होगा राजस्थान के एकीकरण से। राजस्थान का एकीकरण बहुत ही महत्वपूर्ण जो है टॉपिक है, जिसको हम आज शुरू कर रहे हैं। देखिए, तो राजस्थान के एकीकरण को समझने से पहले आपको यह समझना होगा कि एकीकरण है क्या, क्यों एकीकरण करना पड़ा, क्या इसकी आवश्यकता थी और कौन इसके पीछे थे। तो जैसा कि हम सभी को पता है कि भारत 15 अगस्त 1947 से पहले अंग्रेजों का गुलाम था। ब्रिटिश भारत के नाम से इसे जाना जाता था, और ब्रिटिश भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और आजाद भारत के पहले गवर्नर जनरल जो हुआ करते थे वो होते थे लॉर्ड माउंटबेटन। और लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत की आजादी की घोषणा और साथ ही साथ भारत के विभाजन की घोषणा कर दी थी दोस्तों, जिसे हम कहते हैं द्विराष्ट्रीय सिद्धांत। 3 जून 1947 को इन्होंने द्विराष्ट्रीय सिद्धांत की ये अवधारणा जो है वो दी थी। द्विराष्ट्रीय सिद्धांत इसे कहा जाता है। द्विराष्ट्र का मतलब कि एक भारत होगा और एक पाकिस्तान होगा, यानी जिस हिस्से को अब तक ब्रिटिश भारत के नाम से जाना जाता था, 15 अगस्त 1947 के बाद उसे भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग देशों के नाम से पहचाना जाएगा। यह प्लानिंग दे दी थी किसने? लॉर्ड माउंटबेटन ने, क्योंकि मुस्लिम लीग पिछले कई सालों से इस बात की डिमांड कर रही थी कि भाई हमें भारत से अलग एक मुस्लिम, एक स्वतंत्र राष्ट्र पाकिस्तान बनाकर दिया जाए। तो आजादी की घोषणा के साथ ही इसकी घोषणा भी कर दी गई। यह तारीख महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। 3 जून 1947 को क्या हुआ था? माउंटबेटन योजना के नाम से इसे जाना जाता है। अब इसके बाद का प्रोसेस क्या रहता है, वहां से आपका एकीकरण शुरू होगा। माउंटबेटन की इस प्लानिंग के, इस अनाउंसमेंट के, इस योजना के बाद में अंतरिम सरकार के जो हमारे मुखिया थे उस समय, देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने तुरंत प्रभाव से एक विभाग का गठन किया और उस विभाग की जिम्मेदारी दी भारत के लौह पुरुष, भारत के बिस्मार्क कहलाने वाले तत्कालीन गृह मंत्री और आगे जाकर बनने वाले भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को। क्लियर है? जिसे हम कहते हैं रियासती विभाग। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है दोस्तों, भारत में रियासती विभाग का जो गठन किया गया है वो 5 जुलाई 1947 को किया गया है, जिसके की अध्यक्ष जो हैं वो बनाए गए हैं कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल, आयरन मैन ऑफ इंडिया। और सचिव जो बनाए गए हैं, सेक्रेटरी, वो बनाए गए हैं वीपी मेनन। क्लियर है इतनी बात? ये दोनों तारीखें आपको याद रखनी पड़ेंगी, सीधा सीधा पेपर में प्रश्न पूछा जाएगा। माउंटबेटन प्लानिंग या माउंटबेटन योजना जो है वो कब बताई गई, कब लागू की गई? 3 जून 1947। और दूसरा होगा रियासती विभाग की स्थापना कब की गई थी? 5 जुलाई 1947। ये 2 तारीखें यहां आपको कंफर्म है, याद रखनी है। इसके बाद में अब देखिए आगे क्या हो रहा है। रियासती विभाग की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? इसकी स्थापना की है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित नेहरू ने इसकी स्थापना कर दी है और अध्यक्ष इन्हें और सचिव वीपी मेनन को बना दिया गया है। अब इन लोगों को क्या जिम्मेदारी जो है नेहरू जी ने दी थी? नेहरू जी ने सरदार पटेल को यह महत्वपूर्ण रेस्पॉन्सिबिलिटी, यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी थी कि भाई किस तरह से भी हो उस समय पर जितनी भी देशी रियासतें जो हैं वो ब्रिटिश भारत से, अंग्रेजों से आजाद हुई थी, उन सभी को किसी भी प्रकार से कोई भी नीति अपनाते हुए भारत में ही विलय करवाना है। एक भी रियासत पाकिस्तान में नहीं जानी चाहिए या अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रखनी चाहिए। इस बात की जिम्मेदारी पंडित नेहरू ने किसको दी है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और देखिए बहुत ही बखूबी से पटेल ने इस भूमिका को निर्वाहित किया है, उसे निभाया है।
क्लियर है? यहां तक की कहानी आपको आ रही है समझ में? देखिए इतिहास कुछ नहीं है, इतिहास केवल कहानियां हैं। अगर कहानी आपको समझ में आ गई, फैक्ट्स अपने आप समझ में आ जाएंगे। कहानी को बड़े ध्यान से आपको सुनना है सिर्फ कि क्या हो रहा है, स्टेप बाय स्टेप चलना है। हिस्ट्री को याद करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप सीढ़ी दर सीढ़ी इसे पढ़ते जाएं, स्टेप बाय स्टेप इसे पढ़ते जाएं। जहां आपका ये जो कंटिन्यूअसली जो टूट गई, वहीं पर आप इतिहास से पीछे छूट जाएंगे। तो याद रखें, क्रम से चल रहे हैं हम। अब आगे क्या हो रहा है, तो महत्वपूर्ण जिम्मेदारी ये इनको दे दी गई है। अब क्यों दी गई उसकी भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ब्रिटिश भारत को जब आजाद करने की घोषणा की गई है माउंटबेटन के द्वारा, तो उस समय भारत में जितनी भी देशी रियासतें थी जहां अब तक ब्रिटिशर्स का जो है इन्वॉल्वमेंट रहता था, उन सभी को माउंटबेटन ने यह अनाउंस करके कह दिया कि भाई हमारी तरफ से आप लोग आजाद होंगे। 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश भारत जो है वो आजाद हो जाएगा और जितने भी देशी राजा महाराजा और देशी रियासतें, प्रिंसली स्टेट्स जिनको कहा जाता था, वो सभी हमारी तरफ से आजाद होंगे। ये उनकी इच्छा पर डिपेंड होगा कि वो भारत में रहना चाहते हैं या पाकिस्तान जाना चाहते हैं। अंग्रेजों का इसमें कोई जो है इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा। तो इस घोषणा के साथ ही माउंटबेटन ने ये 3 जून 1947 को कह दिया था। अब आप यहां देखिए, एक चीज सोचिए, आज मान लीजिए हमारा कोई खेत है या कोई छोटा सा प्लॉट है और अगर हम उसे खरीदते हैं अपने जीवन भर की पूंजी लगाकर, और वहां अगर उस पर कोई कब्जा करे आके, उसका 1 इंच हिस्सा भी अगर कोई पड़ोस में आके उस पर कब्जा करे तो हम उससे झगड़ा करेंगे। तो यहां तो दोस्तों बात हो रही थी विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने की, यानी कि राजा महाराजाओं के एक सिग्नेचर के बाद उनकी पूरी संपत्ति जो है, उनकी पूरी जायदाद, जमीन, हजारों एकड़ जो जमीन है, वो किसके कंट्रोल में आ जाएगी? भारत सरकार के कंट्रोल में आ जाएगी। तो जब हम 1 इंच जमीन नहीं छोड़ सकते, तो यहां तो राजाओं से उनकी हजारों एकड़ जमीन लेने की बात चल रही थी। तो सोचिए ये कितना जो है अविश्वसनीय कार्य जो उस समय के लिए रहा होगा, जिसको बखूबी निभाया है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो अब रियासतें कोशिश करेंगी कि हम आजाद रहें। वो क्यों चाहेंगे कि हम हमारी सारी जमीन जो है सरकार के नाम कर दें और हस्ताक्षर करके हम यहां पर विलय पर जो है अपना सिग्नेचर कर दें? तो अब वो कोशिश करेंगे। अब वो कोशिश किस तरह से उन्होंने की और किस तरह से उनकी उस कोशिश को नाकाम करते हुए पटेल ने उन्हें राजस्थान में या भारत में हस्ताक्षर करवाया, वो ही बस ये सारी कहानी है। तो क्लियर है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि एकीकरण था क्या और इसकी आवश्यकता पड़ी क्यों थी। क्लियर है? ये दोनों फैक्ट्स आपको यहां से याद रखने हैं। इसके बाद में अब रियासती विभाग की पटेल ने तो और नेहरू जी ने तो स्थापना कर दी है। अब माउंटबेटन क्या कर रहा है? माउंटबेटन ने 25 जुलाई 1947, देखिए घटनाक्रम किस तरह से आगे बढ़ रहा है। यहां 3 जून था, फिर 5 जुलाई आया और अब आया 25 जुलाई 1947। 25 जुलाई 1947 को माउंटबेटन ने दिल्ली में एक बैठक बुलाई। दिल्ली में, और ये दिल्ली में जो बैठक बुलाई, वो किसकी बैठक बुलाई गई थी? इन सभी देशी रियासतों को वहां पर बुलाया गया था। जितनी भी देशी रियासतें उस समय हुआ करती थी, उन सभी को यहां 565 लगभग देशी रियासतें थी, उनको यहां दिल्ली में माउंटबेटन ने बुलाया और बुलाकर उनके सामने किस प्रकार की उन्होंने जो है अनाउंसमेंट की है, वो हम देखते हैं आगे। देखिए किस तरह का ये अनाउंसमेंट इनके द्वारा किया गया है। तो आगे हम बात करें, दिल्ली बैठक कब हुई है? 25 जुलाई 1947। किसने रखी है? लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन के बारे में सबसे महत्वपूर्ण 2 बातें, देखिए फिर से मैं दोहरा रहा हूं, 2 बातें। पहली चीज, सिर्फ शब्दों का खेल है जीके में और कुछ भी नहीं। पहली चीज, ब्रिटिश भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन होंगे? लॉर्ड माउंटबेटन। दूसरा प्रश्न, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन होंगे? तो यहां भी आपका आंसर क्या होगा? लॉर्ड माउंटबेटन। तीसरा प्रश्न, भारत की आजादी के समय जो है भारत के गवर्नर जनरल कौन होंगे? तो भी आपका उत्तर क्या होगा? लॉर्ड माउंटबेटन। और अगर यह कहा जाए कि एकीकरण के समय पर भारत के गवर्नर कौन थे, तो भी आपका उत्तर क्या होगा? लॉर्ड माउंटबेटन। क्लियर है? तो ये 4 बातें, 4 प्रश्न और इन सब का जवाब एक ही होगा। ब्रिटिश भारत हम उसे कहेंगे जो 15 अगस्त 1947 से, यानी 14 अगस्त 1947 तक का जो भारत था, ईस्ट इंडिया कंपनी के आने के बाद सन 1600 से लेकर और 14 अगस्त 1947 तक
तो ये जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा? ब्रिटिश भारत, मतलब कि भारत जो है वो अंग्रेजों का गुलाम है। और 15 अगस्त 1947 के बाद का जो भारत कहलाएगा वो क्या कहलाएगा? आजाद भारत या स्वतंत्र भारत। क्लियर है ये बात? दोनों बातें अब आपको ये आ गई हैं समझ में, यहां तक कोई समस्या नहीं है। आगे अब 25 जुलाई को ये बैठक जो हुई दिल्ली में हुई, और यहां पर देखिए उन राजाओं को, उन रियासतों को लॉर्ड माउंटबेटन ने दो तरह के पत्र दिखाए, दो तरह के लेटर्स, दो तरह के एग्रीमेंट उनके सामने रखे। पहला था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। क्या था? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। क्या मतलब हुआ इसका? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को दोस्तों कहा जाता है विलय पत्र। क्या कहा जाता है? विलय पत्र। इसका मतलब था, ये जिस तरह से लॉर्ड माउंटबेटन ने उस सभा को संबोधित किया तो वहां राजाओं को दिखाया कि भाई देखिए हम आपको आजाद करके जा रहे हैं, और अब हम आपको यहां ये दो तरह के पत्र दिखा रहे हैं, जिनमें ये पहला लेटर जो है इसे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहा गया है। इसका मतलब है विलय पत्र। इस पर आप सभी रियासतों को हस्ताक्षर करना पड़ेगा। आजादी की घोषणा के साथ ही ये जो बात है अनाउंस कर दी है लॉर्ड माउंटबेटन ने कि इस पर आप सभी को हस्ताक्षर करना पड़ेगा। इस पर हस्ताक्षर करने का मतलब होगा कि आप अपना सभी कुछ जो है वो किसके नाम कर रहे हैं? सरकार के नाम कर रहे हैं। अब साथ ही साथ माउंटबेटन ने यह भी कह दिया कि इस पर साइन तो आपको करना है, एसेंशियल है, अनिवार्य है, जरूरी है, लेकिन वो साइन भारत पे करोगे या पाकिस्तान पे करोगे, इस मामले में आप पूरी तरह क्या हैं? स्वतंत्र है। ब्रिटिशर्स की ओर से, अंग्रेज सरकार की ओर से आप पर कोई प्रेशर नहीं होगा कि भारत या पाकिस्तान दोनों में से आप किस पर विलय के हस्ताक्षर कर रहे हैं। करना जरूर पड़ेगा, यह फाइनल है। समझ रहे हैं आप बात को कि करना तो है, लेकिन किस पर हस्ताक्षर करना है वो आप पर निर्भर करता है। ये जो है बात रख दी किसके ऊपर? राजाओं के ऊपर, कि आप जानिए कि आपको किस पर हस्ताक्षर करना है। जहां आपको जाना है, जहां आपको रहना है, जहां आपको रहना अच्छा लगता है, आप वहां हस्ताक्षर कीजिए, लेकिन करना पड़ेगा। आगे आए समझ में विलय पत्र क्या था? क्लियर है? अब इसके बाद में माउंटबेटन ने कहा कि दूसरा फिर ये जो लेटर है जिसका कि नाम रखा गया स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट, नाम से, शब्द से ही पता चल रहा है स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट। स्टैंड स्टिल का मतलब अपनी स्थिति को यथा स्थिति में परिवर्तित रख सकते हैं, यानी कि इन रियासतों को विलय पत्र पर यानी इस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता नहीं है। ये रियासतें जैसा भी चाहें खुद का स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती हैं, यानी खुद को एक अलग देश, एक अलग राज्य घोषित रख सकती हैं। समझ रहे हैं आप सरल भाषा में इस बात को कि वो खुद को एक अलग देश घोषित रख सकती हैं कि भाई हम ना भारत में मिलेंगे ना हम पाकिस्तान में मिलेंगे, हम अपनी स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट पर साइन करके हम अपनी स्थिति को यथा स्थिति में रखेंगे, स्वतंत्र रहेंगे। आगे हो सकता है हम किसी और रियासत में, किसी देश में मिल जाएं, लेकिन फिलहाल हम अपनी स्थिति को क्या रख रहे हैं? यथा स्थिति में रख रहे हैं, स्टैंड स्टिल पे रख रहे हैं। तो ये दूसरा जो एग्रीमेंट है ये भी आपके आ गया समझ में क्या है? इस पर तो साइन करना ही है, भारत में करो या पाकिस्तान, और इस पर वो रियासतें जो कि अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखना चाहती हैं। लेकिन अब इस स्वतंत्र स्थिति को रखने के लिए यहां एक कंडीशन रखी गई, एक शर्त रखी गई कि स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट पे सिर्फ वो ही रियासतें हस्ताक्षर कर सकती हैं, यानी इस लेटर का यूज जो है वो केवल वो ही रियासतें कर सकती हैं जिनकी एनुअल इनकम यानी कि वार्षिक आय, जिनकी वार्षिक आय 1 करोड़ से अधिक है। एनुअल इनकम जिन रियासतों की 1 करोड़ से ज्यादा है, केवल वो ही रियासतें यहां क्या रख सकती हैं? यहां पर अपना स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट रख सकती हैं। और दूसरी कंडीशन, दूसरा क्लोज क्या रखा गया कि एनुअल इनकम 1 करोड़ तो होनी ही चाहिए, साथ में टोटल जो पॉपुलेशन है यानी कि उस रियासत की जो कुल जनसंख्या है वो जनसंख्या भी 10 लाख से अधिक होनी चाहिए। क्लियर है? तो ये दोनों क्लोज आपको याद रखने हैं, ये दोनों जो कंडीशंस हैं वो याद रखनी है कि स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट पे सिर्फ 1 करोड़ जनसंख्या, 1 करोड़ इनकम और 10 लाख जनसंख्या से ज्यादा की रियासतें ही हस्ताक्षर कर पाएंगी। बाकी इस शर्त के नीचे जितनी भी रियासत यानी जितनी भी बाकी छोटी रियासतें हैं वो सभी रियासतों को हस्ताक्षर करना पड़ेगा दोस्तों किस पे? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे। क्लियर है बात? तो यानी कि आप इस
योजना को, इस व्यवस्था को समझिए तो आपको पता चलेगा कि ब्रिटिशर्स क्या चाहते थे। आजादी की घोषणा तो उन्होंने भले ही कर दी थी, लेकिन इरादे उनके अब भी जो नेक नहीं थे, उनके प्रयास अब भी यही थे कि एक टुकड़ा तो भारत का हमने कर दिया है, भारत और पाकिस्तान के रूप में, और जिस तरह की इन्होंने ये व्यवस्था करके जाने की कोशिश माउंटबेटन कर रहे हैं, इनके इरादों से साफ पता चल रहा है कि ये चाहते थे कि बाकी भारत के टुकड़े ये लोग आपस में ही लड़ लड़कर कर लेंगे, क्योंकि राजा महाराजा जिनकी इनकम 1 करोड़, जनसंख्या 10 लाख से अधिक है, वो राजा महाराजा कभी भी विलय पत्र पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे, बल्कि वो खुद को आजाद घोषित रखेंगे। अब आप सोचिए, कल्पना कीजिए कि किस तरह का भारत आज होता। हैदराबाद एक अलग देश होता, कश्मीर एक अलग देश होता, बंगाल एक अलग देश होता, जोधपुर, जो हमारे जोधपुर की बात करें वो पाकिस्तान में होता। तो ये सब स्थितियां कैसे होती, सब टुकड़ों में बटे होते तो आज भारत कहां होता। तो इस असंभव कार्य को पूरा किया है किसने? ये सारा क्रेडिट दिया जाएगा किसको? सरदार वल्लभ भाई पटेल को, जिन्होंने असंभव लगने वाले इस काम को क्या करके दिया? संभव करके दिया। क्लियर है बात? आ गई है आपके समझ में यहां तक? अब स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट पे देखिए, यहां मैं भारत के संदर्भ में आपको शुरुआत तो कर रहा हूं, लेकिन हमारा टॉपिक जो आएगा वो राजस्थान हमारा मुख्य होगा, तो हमें मुख्यतः राजस्थान की ही बात करनी है। उस समय राजस्थान में कुल 19 रियासतें हुआ करती थी दोस्तों। कितनी? 19 रियासतें, जब ये आजादी की घोषणा और एकीकरण का प्रयास चल रहा था। उन 19 में से 4 रियासतें, कितनी? 4 रियासतें थी जो इस स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट की शर्त को पूरा करती थी, यानी जो अपना स्वतंत्र अस्तित्व का दावा रख सकती थी। और वो कौन कौन सी रियासतें थी देख लीजिए। एक थी जयपुर, दूसरी थी जोधपुर, तीसरी थी बीकानेर, और चौथी थी मेवाड़ यानी कि उदयपुर। ये 4 ही रियासत दोस्तों ऐसी थी जो किस शर्त को पूरा कर रही हैं? स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट की इस शर्त को, यानी जनसंख्या 10 लाख और इनकम 1 करोड़ की शर्त को पूरा करती हैं। क्लियर है? यहां तक का ये सारा मैटर, मामला आपके समझ में आ गया होगा। प्रश्न पूछा जा सकता है, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट की शर्त को पूरा करने वाली राजस्थान की कुल कितनी रियासतें थी? यहां भी 2 बातें हैं। अगर प्रश्न में कहा जाए कि एकीकरण के समय राजस्थान की कुल कितनी रियासतें थी, 19 उत्तर होगा। और अगर कहा जाए कि एकीकरण के समय स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट की शर्त को पूरा करने वाली कितनी रियासतें थी, तो आपका उत्तर होगा 4। 2 बातें। तीसरा प्रश्न इस तरह भी हो सकता है कि नाम देके ऑप्शन में और कह दिया जाए निम्न में से कौन सी रियासत स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट की शर्त को पूरा नहीं करती थी। 3 नाम यहां से दे दिया जाए, एक कुछ अलग दे दिया जाए, जैसे कह दे जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, और चौथा ऑप्शन दे दिया कोटा। तो इस तरह से यहां 3 बातें, 3 प्रश्न बन सकते हैं। क्लियर है? चलें आगे, अगली बात करते हैं। अब आगे देखिए क्या घटनाएं घटित होती हैं। चलिए आगे, राजस्थान के एकीकरण की हम बात कर रहे हैं। मुख्य जो है हमारा यही है जो टॉपिक, हाँ, जहां से हमसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो राजस्थान के एकीकरण का पहला प्रयास दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि किसने राजस्थान के एकीकरण का पहला प्रयास किया था, तो 1939 के वर्ष में भारत के वायसराय हुआ करते थे लॉर्ड लिनलिथगो। इन्होंने सबसे पहला प्रयास किया था राजस्थान के एकीकरण का, याद रखें। और साथ ही साथ लॉर्ड लिनलिथगो ही वो वायसराय थे जिनके समय पर भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भी यही व्यक्ति जो हैं वो भारत के वायसराय हुआ करते थे। तो सबसे पहले इन्होंने प्रयास किया। इसके बाद बात आती है एकीकरण का श्रेय किसे जाता है। अभी मैंने आपको बताया कि एकीकरण का श्रेय जाएगा किसे? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। क्लियर है यहां की बात? ये देखिए, यहां मैं आपको एक प्रश्न देने वाला हूं बहुत ही अच्छा, क्योंकि परीक्षा में क्या होता है, हमने सब कुछ पढ़ लिया, पढ़ के गए, लेकिन जैसे ही वो प्रश्न परीक्षा में हमारे सामने आया और वो ABCD 4 ऑप्शन जब दिखे, तब हमें ये लगता है यार ये चारों ही ऑप्शन पढ़े पढ़े से लग रहे हैं, और अचानक दिमाग में एक क्लिक आता है और वहीं से बस आपका प्रश्न सही या फिर गलत हो जाता है। थोड़ा सा भी अगर आप मुद्दे से भटके तो तुरंत ऑप्शन 1 सेकंड में आपका उत्तर जो है वो गलत चला जाएगा। सिर्फ एक पल का वो एक समय है जहां आप उस OMR शीट के गोले को काला कर रहे हैं और वहीं से बस आपका प्रश्न सही या गलत, ये 2 ही बातें होंगी जीवन में, यस
और नो। या तो उस 2-3 घंटे के पेपर के बाद जिंदगी सफलता की ओर जाएगी, या फिर वापिस आप उसी स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट पर यानी अपनी यथा स्थिति पर पहुंच जाएंगे और वहीं वापिस बेरोजगारी के धक्के खाने को मिलेंगे। तो सबसे जरूरी है, देखिए 2 चीजें होती हैं, एक प्रैक्टिकल किसी चीज को करना और एक थ्योरी पढ़ना। आपने थ्योरी में सब कुछ पढ़ लिया, लेकिन उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करके जब तक आप नहीं देखोगे तब तक आपको सफलता नहीं मिलेगी। आपका वो थ्योरी का जो पढ़ा हुआ ज्ञान है वो अधूरा ही रह जाएगा। तो प्रैक्टिकल करना जरूरी है। अब यहां विज्ञान, आप कहेंगे सर आप पढ़ा जी के रहे हैं, बात विज्ञान के प्रैक्टिकल की कर रहे हैं। तो दोस्तों याद रखें, प्रैक्टिकल तो जीवन के हर एक क्षेत्र में, हर एक विषय में मायने रखता है। विज्ञान में तो आप प्रैक्टिकल करेंगे ही, मैं आपको जीके में प्रैक्टिकल करके करना जो है सिखा रहा हूं। आपने सारी थ्योरी पढ़ ली, सब याद रह गया कि सरदार पटेल, हाँ साहब बताया था क्लास में, सरदार पटेल जो हैं उनको एकीकरण का श्रेय जाता है। अब देखिए दिमाग में किस तरह से प्रश्न गलत होगा। परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछा गया दोस्तों कि भारत के एकीकरण का श्रेय सरदार पटेल को जाता है, तो बताइए राजस्थान के एकीकरण का श्रेय किसे जाएगा। या तो इस तरह से कह दे या फिर क्लियर कह दे कि राजस्थान के एकीकरण का श्रेय किसे जाता है। पहला ऑप्शन देगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्या दिया पहला ऑप्शन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सपोज प्रश्न दे दिया कि राजस्थान के एकीकरण का श्रेय किसे जाता है। यह आपको प्रश्न में कह दिया, और आपने किताब में क्या पढ़ के आए कि भारत के एकीकरण का श्रेय जाता है भाई किसे? भारत के एकीकरण का श्रेय सरदार पटेल को जाता है। अब ऑप्शन किस तरह से आया देखियो, सरदार पटेल, पहला ही ऑप्शन है आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल। दूसरा ऑप्शन दे दिया जमनालाल बजाज। तीसरा ऑप्शन दे दिया माणिक्यलाल वर्मा। और चौथा ऑप्शन आपको दे दिया जय नारायण व्यास। कई बार बहुत आसान लगने वाली जो चीजें हैं दोस्तों, वो परीक्षा में हमें गलती करवा देती हैं। हम बहुत डीप पढ़ रहे हैं, ऊपरी चीज को हम भूल जाते हैं, बेसिक चीजों को हम परीक्षा के समय पर अचानक से भूल जाते हैं, दिमाग में कंफ्यूजन आ जाता है और आते हुए प्रश्न को हम क्या करके आते हैं? गलत करके आते हैं। समझना, अब राजस्थान के एकीकरण का श्रेय पूछा है, सीधा सा प्रश्न है। अब जिसने पढ़ा है, या तो देखो परीक्षा में 2 ही तरह के बच्चे क्लियर होते हैं, या तो जो पूरा पढ़ के आए हैं या जो बिल्कुल नहीं पढ़ के आए हैं। ये 2 ही तरह के बच्चे जो हैं एकदम क्लियर होते हैं, दिमाग में कोई कंफ्यूजन नहीं रहता, उन्हें पता है कि 100% जो उत्तर है वो क्या होगा। जो पूरा पढ़ के आया है वो बिना किसी डाउट कंफ्यूजन के अपना उत्तर सही करेगा। जो बिल्कुल पढ़ के नहीं गया, जिसने एक दिन किताब नहीं उठाई, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा सही है। उसका मकसद क्लियर था कि भाई मैंने फॉर्म भर दिया, मुझे घूम के आना था उस शहर में, इसलिए मैंने फॉर्म भर दिया। अब उसका तो मकसद ये है चलो आया हूं तो गोले काले कर चलता हूं, तो वो भी क्लियर है। या उसने कभी कहीं किसी 10वीं 12वीं किताब में पढ़ लिया था कि एकीकरण जब भी आता है पटेल आता है, तो उसने क्या कर दिया? पटेल कर दिया। जो पढ़ के आया है उसने भी, और जो बिना पढ़े आया है, थोड़ा बहुत अनुभव है, उसने भी पटेल। कंफ्यूज कौन होगा? अब ये देखिए तीसरी तरह के बच्चे जो पढ़े तो हैं लेकिन अधूरे पढ़ी हैं। आपने हिंदी में कहावत सुनी होगी, अधजल गगरी छलकत जाए। आधा ज्ञान जो है दोस्तों वो आपको दुविधा में डालेगा। आपने आज पहली क्लास से शुरुआत की है मेरे साथ राजस्थान के इतिहास की। मैं एक चीज आपको बता दूं, हिस्ट्री कंफ्यूज करेगी, बहुत ज्यादा कंफ्यूज करेगी। और कब करेगी? जब आप पूरा इतिहास पढ़ लेंगे उसके बाद। अभी आपका दिमाग एकदम कोरा कागज है, क्लियर है, आपको नहीं पता मान सिंह कौन है, जय सिंह कौन है, जगत सिंह कौन है। लेकिन जब इतिहास पढ़ लोगे तो पता चलेगा कि जगत सिंह एक नहीं बल्कि 2 थे, 2 नहीं बल्कि 3 थे और अलग अलग वंशों में थे। जयसिंह 1 नहीं 2 नहीं 3 थे और अलग अलग वंशों में थे। मानसिंह का नाम जोधपुर में भी पढ़ने को मिलेगा, जयपुर में भी पढ़ने को मिलेगा, जयपुर में 2 बार पढ़ने को मिलेगा। तो जब पूरा इतिहास पढ़ लेते हो तब दिमाग में असली कंफ्यूजन होता है कि यार ये सभी नाम पढ़े पढ़े से और देखे देखे से, सुने सुने से लगते हैं। क्लियर है बात? तो अब वो कंफ्यूजन कैसे दूर हो? वो कंफ्यूजन दूर होगा अभ्यास से। बार बार आपको पढ़ना पड़ेगा, तब जाके हिस्ट्री आपको याद हो पाएगी कहानी के रूप में। क्लियर है? अब जिन्होंने दिमाग ज्यादा लगा लिया, देखना नुकसान, वो क्या सोचेंगे, यार सरदार पटेल ने तो भारत का एकीकरण किया था, और यहां प्रश्न में फोकस किया गया है कहां? राजस्थान के एकीकरण। तो यार इस प्रश्न में तो निश्चित रूप से कोई ना कोई कलाकारी जो एग्जामिनर ने खेली है, राजस्थान के एकीकरण का श्रेय पूछा है। अब वो क्या करेंगे? आते हुए भी पटेल को नहीं करेंगे, बल्कि उनका दिमाग, मैं आपको बता देता हूं, इस प्रश्न में 100% जो दिमाग होगा वो कहां जाएगा? या तो जमनालाल बजाज के साथ, क्योंकि बार बार आपने राजस्थान के इतिहास
में इनका नाम पढ़ा, या फिर दूसरा महत्वपूर्ण नाम जाएगा किसके साथ, जयनारायण व्यास के साथ। और मैं आपको यकीन बता रहा हूं कि कुछ बच्चे, पढ़े हुए बच्चों की ही बात कर रहा हूं, कुछ बच्चे जो पढ़े हुए हैं, अगर राजस्थान शब्द पे उन्होंने ज्यादा दिमाग लगा दिया तो वो कहां जा सकते हैं, वो जमनालाल बजाज या जयनारायण व्यास के साथ जा सकते हैं। क्लियर है, याद रखें, जब भारत का एकीकरण सरदार पटेल ने किया है तो राजस्थान भारत से बाहर तो नहीं है। राजस्थान के एकीकरण का श्रेय भी किसे जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही जाएगा। क्लियर है ये बात, कोई डाउट नहीं है यहां। चले आगे, चलिए। तो इस तरह से जो है आप सिर्फ एक टॉपिक को पढ़ के और अपना पूरी तरह से आप इतिहास को याद नहीं कर सकते जब तक आप प्रश्नों के रूप में उसे नहीं याद रखेंगे, नहीं देखेंगे। ठीक है, चलिए अगली बात, इस तीसरी लाइन में हम बात कर रहे हैं कुलचरण। राजस्थान का जो एकीकरण है दोस्तों, बहुत ही कॉमन प्रश्न, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया कि राजस्थान का एकीकरण, ये जो 19 रियासतें अभी मैंने आपको बताई कि राजस्थान में 19 रियासतें हुआ करती थी, उनका एकीकरण सरदार पटेल ने कितने चरण में किया। भाई एक साथ तो कर नहीं दिया होगा, असंभव कार्य था, इसे संभव करना ही बहुत बड़ी बात थी। किस तरह से राजाओं को मनाया होगा, तो ये टोटल प्रोसेस जो है वो कितने स्टेज में जाके पूरा हुआ, 7 चरणों में। कई बार पूछा जा चुका है कि कितने चरणों में राजस्थान का एकीकरण पूरा होगा, 7 चरण होंगे टोटल। ठीक है, अगर हम टोटल टाइम की बात करें कि कुल दिन कितने लग गए, कितना समय लग गया वर्तमान राजस्थान, आज जैसा राजस्थान हम देखते हैं उसको बनने में, तो 8 साल 7 महीने 14 दिन का समय लगा था। यह भी बहुत शानदार प्रश्न दोस्तों, यह भी बहुत अच्छा प्रश्न। यहां भी देखो, मैं अभी वही प्रैक्टिकल और थ्योरी वाली आपको बात कर रहा था। अगर अचानक से मान लीजिए यह प्रश्न परीक्षा में दिया जाए कि एकीकरण, राजस्थान के एकीकरण में कुल कितना समय लगा था, तो जो अधूरे ज्ञानी हैं, जो अधजल गगरी में हैं, वो क्या करेंगे, एग्जामिनर हमसे और आपसे ज्यादा समझदार है, वो कई बार ऑप्शनों को बहुत तरीके से घुमाता है, क्योंकि उसे पता है कि बच्चे ने क्या ज्यादा पढ़ रखा है, क्या ज्यादा रट रखा है। पहला ऑप्शन वो आपको क्या दे देगा, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन स्कूलों में पढ़ के आए हैं, 10वीं 12वीं कॉलेज में, और 2 साल 11 माह 18 दिन का वो पहला ऑप्शन देखते ही बड़े खुश होते हुए उसे हम सही कर देते हैं। याद रखें, क्यों वो 2 साल 11 महीने और 18 दिन का देगा पहला ऑप्शन, क्योंकि आपने स्कूली शिक्षा के दौरान बार बार पढ़ा था कि भारत का संविधान कितने समय में बनकर तैयार हुआ, 2 साल 11 माह 18 दिन। तो आप सीधा उसी ऑप्शन को सही करेंगे, गलत हो जाएगा। संविधान बनने में समय लगेगा 2 साल 11 माह 18 दिन, और एकीकरण, राजस्थान के एकीकरण में समय लगेगा कितना, 8 साल 7 महीने और 14 दिन का समय। अभी हम टेबल में देखेंगे कि कब से ये प्रोसेस शुरू हुआ था और कब जाके ये प्रोसेस खत्म हुआ था, फिर उसके बाद आप भले काउंट करके देख सकते हैं टोटल समय कितना बैठेगा, 8 साल 7 महीने 14 दिन। क्लियर है, तो अगली बात पर चलिए। अब हाड़ौती संघ, ये थोड़ा सा लिखने में मिसप्रिंट हो गया है, हाड़ौती संघ है ये दोस्तों। क्या है, हाड़ौती संघ। हाड़ौती नाम पढ़ते ही आप समझ रहे होंगे कि कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ की तरफ की, दक्षिण पूर्वी पठार की तरफ की बात हो रही है। था क्या ये हाड़ौती संघ, उसे समझिए। जिसकी स्थापना करने का श्रेय जाता है किसे, उस समय के कोटा के महाराव भीम सिंह को। इन्होंने स्थापित किया था क्या, हाड़ौती संघ। पहला प्रश्न तो यही पूछ सकते हैं कि हाड़ौती संघ की स्थापना किसने की थी, कोटा महाराव भीम सिंह ने। ठीक है, अब इसमें कौन कौन सी रियासतों को ये मिला रहे थे, कोटा को, बूंदी को और झालावाड़ को। कोटा, बूंदी और झालावाड़ रियासतों को मिलाकर क्या प्रयास किया जा रहा था, हाड़ौती संघ बनाने का प्रयास किया जा रहा था कोटा महाराव भीम सिंह से। क्या थी ये समस्या, क्यों ये संघ बना रहे थे, फिर से आपको एक उसी कहानी पर वापस जाना पड़ेगा। याद कीजिए, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट क्या कहता था, वो कहता था कि आपकी वार्षिक आय 1 करोड़ और जनसंख्या 10 लाख से अधिक होनी चाहिए, यही कहता था। अगर इतना नहीं है तो फिर आपको भारत या पाकिस्तान में किसी एक देश में विलय पत्र पर हस्ताक्षर करना पड़ेगा। और जैसा मैंने बताया, राजा महाराजा इतनी आसानी से अपनी रियासत, अपनी जमींदारी, अपनी जागीरदारी और अपनी संपत्ति को, अपनी जमीन को तो छोड़ेंगे नहीं। तो अब वो कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि भारत में देखिए कानून बाद में बनेंगे, उसको तोड़ने के लिए, उसमें से निकलने के लिए रास्ते हम पहले बना लेते हैं। बहुत ही बड़ा जो है ये हमारा इतिहास रहा है। तो वैसे ही अब कोशिश ये राजा महाराजा कर रहे हैं। इन्होंने क्या देखा कि यार, अगर मान लिया मेरी अकेले की जो एनुअल इनकम है वो 1 करोड़ नहीं है और मेरी अकेली रियासत की जनसंख्या 10 लाख नहीं है,
तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि हम 2-3 रियासतें मिलकर, जैसे किसी की 25 लाख है, किसी की 50 लाख है, किसी की 75 लाख है, दोनों तीनों हम मिल जाते हैं और मिलकर हम तीनों ये अनाउंस कर देते हैं कि भाई हम तीन तो अलग है ही नहीं, हम कोटा, बूंदी और झालावाड़ अलग है ही नहीं, हम तीनों तो एक ही हैं और हमारा नाम क्या है, हाड़ौती है। और अब लीजिए, हाड़ौती की जो टोटल इनकम है वो साहब 2 करोड़ है और हाड़ौती की जो टोटल जनसंख्या है वो साहब 20 लाख है। अब हमें स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करने का हक दिया जाए। समझ रहे हैं आप बात को कि अलग अलग जाएंगे तो हमारी जनसंख्या नहीं आएगी, विलय पत्र पर हस्ताक्षर करना पड़ेगा। तो क्यों न हम तीनों मिलकर एक हो जाएं और तीनों एक ही नाम रख लें कि हमें तो भाई हाड़ौती के नाम से जाना जाता है और हमारे मुखिया ये भीम सिंह जी हैं और हम तो इन्हीं को हमने अपनी रियासत सौंप दी है, हैंड ओवर कर दी है और अब इनकी टोटल इनकम जो है वो स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट की शर्त को पूरा कर रही है। तो इसके बाद हम अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखेंगे, खुद को अलग देश घोषित कर देंगे, बाद में फिर तीनों आपस में हिसाब से बांट लेंगे। ये इरादा था किसका, कोटा महाराव भीम सिंह का। समझ रहे हैं आप, प्रयास किया हाड़ौती संघ बनाने का कोटा महाराव भीम सिंह ने। यहां इस तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, पहली लाइन में जो था कि एकीकरण का प्रथम प्रयास किसने किया, लॉर्ड लिनलिथगो। अगर मान लीजिए ये ऑप्शन में नहीं है लॉर्ड लिनलिथगो, तो आप क्या कर सकते हैं उस स्थिति में, कोटा महाराव भीम सिंह ने। अगर केवल राजाओं का नाम दिया है कि निम्न में से किस राजा ने एकीकरण के समय सबसे पहले जो रियासतों को मिलाकर संघ बनाने का प्रयास किया, तो वहां उत्तर आपका क्या आएगा, कोटा महाराव भीम सिंह। क्लियर है बात। इसके बाद में यह भी पूछ सकता है कि किन रियासतों को मिलाकर हाड़ौती संघ बनाने का प्रयास किया जा रहा था, निम्न में से कौन सी रियासत जो है भीम सिंह द्वारा बनाए गए हाड़ौती संघ में शामिल नहीं थी। कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारां। तो आपको यहां कहीं बारां का नाम दिख रहा है, उस समय बारां जैसी कोई रियासत थी ही नहीं, तो फिर यहां चौथा ऑप्शन जो है वो आपका सही चला जाएगा। इसके बाद इनका यह प्रयास जो था वो असफल रहा, यह भी आप याद रखें। कैसा रहा यह प्रयास, सफल नहीं हो पाया, असफल चला गया, नहीं बनी आपस में तीनों रियासतों में बात। इसके बाद अगला प्रयास राजस्थान यूनियन के रूप में किया गया। राजस्थान यूनियन का गठन किया किसने, मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह ने। भूपाल सिंह जी एकीकरण के समय मेवाड़ के महाराणा हुआ करते थे। इन्होंने प्रयास किया, राजस्थान यूनियन के नाम से एक संघ बनाया जिसमें राजस्थान, मालवा और गुजरात की रियासतों को मिलाकर एक करके और खुद अपने इस पूरे हिस्से को, आप सोचिए राजस्थान, गुजरात, मालवा पूरे हिस्से को अलग से ले जाने का प्रयास किया राजस्थान यूनियन के नाम से। लेकिन याद रखें इनका यह प्रयास भी क्या रहा, असफल रहा। इनका ये जो है कोशिश भी नाकाम रही। अब तीसरी बात आती है, तीसरा संघ बना वांगड़ संघ। वांगड़ संघ, वांगड़ कहा जाता है किस इलाके को, डूंगरपुर बांसवाड़ा के आसपास का जो पठारी क्षेत्र है वांगड़ के नाम से जाना जाता है। याद रखें, वांगड़ संघ बनाने का प्रयास किया डूंगरपुर के महारावल लक्ष्मण सिंह जी ने, जो उस समय वहां के शासक हुआ करते थे। रियासतें इन्होंने मिलाई, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। इन रियासतों को मिलाकर वांगड़ संघ बनाने का दोस्तों इन्होंने प्रयास किया, लेकिन इनका प्रयास भी क्या रहा, असफल रहा। तो 3 ये कोशिशें की गई और तीनों ही कोशिशें क्या रही, असफल रही। कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह हम स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट में शामिल हो जाएं, बार बार प्रयास कर रहे हैं, सफल हो रहे हैं, फिर प्रयास कर रहे हैं। अब सरदार पटेल को इस बात का पता चला, तो सरदार पटेल बहुत ही देखिए राजनीतिक और दूरदर्शी सोच के आदमी थे। उन्होंने क्या किया, सरदार पटेल ने रियासतों को यह अधिकार दे दिया। सरदार पटेल ने कहा भाई ठीक है, आप लोग संघ बनाना चाहते हैं तो आप लोग संघ बना सकते हैं, मैं आपको इसकी परमिशन देता हूं। खुद सरदार पटेल ने उन्हें क्या कहा, संघ बनाने की अनुमति दे दी और इस तरह से पहला संघ जो दोस्तों बना वो था मत्स्य संघ विद परमिशन ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल। पटेल की अनुमति के साथ जो पहला चरण शुरू होगा वो मत्स्य संघ होगा। पटेल की सोच शायद अलग थी, उन्हें लगा कि चलिए ये मानेंगे तो अभी है नहीं इतनी आसानी से, अभी पूरे भारत का एकीकरण करना है तो फिलहाल राजस्थान वालों को कर लेने दो, खेल लेने दो इनको कुछ दिन आपस में संघ बना के, बाद में जिस दिन मेरा मौका लगेगा मैं सबको उठा के एक साथ मिला दूंगा, और ये ही उन्होंने किया था। क्लियर है बात। तो सबसे पहला जो पटेल की अनुमति के साथ जो संघ बनाया गया वो कौन सा था, याद रखें, मत्स्य संघ। अब वो कब बना, कौन राज प्रमुख बना, कौन प्रधानमंत्री बना, कब मत्स्य संघ का गठन हुआ, किस तरह से वो पहला चरण शुरू हुआ, हम वो सारी डिटेल बात करेंगे। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण अगला पेज जो मैं आपको ले रहा हूं वो एक टेबल है जिसमें कि राजस्थान के एकीकरण के 7 चरण याद आपको करने हैं। 100 में से 50% जो प्रश्न दोस्तों आता है, 50% प्रश्न आने
का चांस उस टेबल में से है। अगर वो टेबल आपको रट गई तो समझिए कि आधा एकीकरण का टॉपिक आपको याद हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। चलिए बात करते हैं आगे। ये वो टेबल है राजस्थान के एकीकरण की आपके सामने। एक तरफ पहले कॉलम में हम चरण, फिर गठन, फिर राज्य प्रमुख, प्रधानमंत्री, राजधानी, उद्घाटनकर्ता और रियासतों की बात करेंगे। ध्यान से आपको अब यहां इस क्लास में मेरी बात को सुनना है। अगर आपने 15 मिनट, आगे के 15 मिनट अगर अच्छे से मेरी बात को सुन लिया दोस्तों, तो यकीन मानिए इस टेबल में से आने वाला प्रश्न कभी जिंदगी में आपका गलत नहीं होगा। और यह भी निश्चित है, मैं दावा करता हूं कि 50% प्रश्न जो आता है एकीकरण का वो इस टेबल में से पूछा जाता है। 50 तरीके के प्रश्न इसी टेबल में से बन के आ सकते हैं। चलिए बात करें सबसे पहले चरण की। 1 2 3 4 5 6 और 7, टोटल कितनी लाइंस दिख रही हैं आपको? 7। यानी राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ? 7 चरणों में हुआ। सबसे पहली बात 7 चरण, ठीक है। कुल समय हम देख ही चुके हैं। अब रियासतें टोटल उस समय कितनी थी? 19 रियासतें इसी टेबल में हमें दिखाई देंगी। अभी 19 रियासतें। प्रश्न पूछा जाएगा एकीकरण के समय कुल कितनी रियासतें थी राजस्थान में? 19। इसके अलावा 3 ठिकाने, 3 क्या हुआ करते थे? ठिकाने हुआ करते थे। और एक था केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी, चीफ कमिश्नरी क्षेत्र, कुछ भी कह सकते हैं आप। भारत में, ब्रिटिश भारत में उस समय कुल 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र हुआ करते थे, जिनके की नाम थे कुर्ग कर्नाटक, सिंध बलूचिस्तान, दिल्ली और अजमेर मेरवाड़ा। और इन चारों में से एकमात्र जो राजस्थान में राजपूताना में था उसका नाम था अजमेर मेरवाड़ा। क्लियर है? तो एक केंद्र शासित प्रदेश, 3 ठिकाने और 19 रियासतों का ये 7 चरण में कैसे एकीकरण हुआ वो हम अब यहां देखते हैं। सबसे पहले चरण का नाम है दोस्तों मत्स्य संघ। इस टेबल को याद करने का सबसे आसान तरीका मैं आपको बताता हूं। इस टेबल को कभी भी इस तरह याद नहीं करना है आपको। हॉरिजेंटली अगर इसको आप याद करेंगे याद होगा, लेकिन फिर 4 दिन बाद भूलेंगे और फिर 5वें दिन पेपर में गलती करेंगे। ये पक्की बात है। आप इसको याद करें इस तरह से वर्टिकली, ऊपर से नीचे की ओर। क्लियर है? ऊपर से नीचे की ओर एक एक कॉलम को आपको याद रखना है। याद रखने का तरीका, उसकी कहानी मैं आपको बताता हूं कैसे याद रहेगा। देखिए, याद कीजिए कि भगवान विष्णु, जो हिंदू धर्म के एक प्रमुख देवता भगवान विष्णु ने इस पृथ्वी पर जब अत्याचार बढ़े तो समय समय पर अनेक जो हैं क्या लिए हैं? अनेक अवतार लिए हैं। और ऐसा ही विष्णु ने एक अवतार लिया था दोस्तों, जिसमें कि वो एक मछली के रूप में आए थे। इस पृथ्वी को जलमग्न, जल में डूबने से बचाने के लिए उन्होंने मछली का अवतार लिया था। और मछली यानी कि मत्स्य होता है। इस कहानी को याद रखें, मछली यानी कि मत्स्य। तो बहुत प्राचीन समय में विष्णु ने मछली का एक अवतार लिया था। क्लियर बात? सबसे पहला अवतार किसका ले लिया? मछली का अवतार, मत्स्य अवतार ले लिया। इस तरह से याद रखना इसको। अब ये मत्स्य अवतार कब लिया था? आजकल की बात तो है नहीं, ये बात है बहुत प्राचीन, बहुत पूर्व समय की, पूर्व काल की। तो दूसरा आपका क्या हो गया? पूर्व राजस्थान, यानी मछली का अवतार पूर्व समय में लिया था विष्णु जी ने। क्लियर है? 2। फिर अब बचा लिया साहब उन्होंने लोगों को उस पानी में, उस पृथ्वी को पानी में डूबने से, उस जनसंख्या को, जो थोड़ी बहुत कुछ तो बह गए बाढ़ में और कुछ बच गए, तो जो बच गए उनको बचा लिया भगवान विष्णु ने। अब वो जो बच गए थे वो बचने के बाद सभी एक जगह इकट्ठा हुए। इकट्ठा होना, जुड़ना, आपस में मिले, मिलना मतलब संयुक्त होना। तीसरा चरण कौन सा हो गया? संयुक्त राजस्थान। अब जो बच गए वो एक जगह इकट्ठा हुए, उन्होंने आपस में गिनती करी तो पता चला यार हम तो पहले ज्यादा थे और अब आधे आधे ही रह गए, आधे तो बह गए। तो भाई जो आधे बह गए उनकी पूर्ति करो और अपनी जनसंख्या बढ़ाओ। अब वो किस काम में लग गए? जनसंख्या बढ़ाने में लग गए, वृद्धि करने में लग गए। वृद्धि करना मतलब वृहद राजस्थान। क्लियर है? मछली का अवतार पूर्व समय में, फिर जो बच गए वो इकट्ठा हुए, इकट्ठा होकर जनसंख्या में वृद्धि की यानी वृहद राजस्थान। और उसके बाद अब वो लग गए साहब जनसंख्या बढ़ाने में कि बढ़ाए जाओ भाई, दिन रात जो है, दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की करते जाओ। तो इन दोनों को उठा के एक कर दो। इतनी बढ़ाने में लग गए कि संयुक्त और वृहद दोनों मिलके एक हो गए, संयुक्त वृहद राजस्थान। और लगे रहे अब इसी काम में। तो बढ़ते बढ़ते वो जो है इतनी ज्यादा जनसंख्या उन्होंने कर ली कि इस पृथ्वी पर छोटे छोटे अलग अलग देश बनाने पड़ गए, संघ बनाने पड़ गए। छठा चरण राजस्थान संघ। बहुत ज्यादा जनसंख्या बढ़ गई तो अब धीरे धीरे अलग अलग ग्रुप बन गया, संघ बन गया। और ऐसा करते करते फिर भी नहीं मान रहे हैं, जनसंख्या बढ़ा रहे हैं, और ऐसा करते करते हम जो है
है वो भारत को कहां लिया है भाई, वर्तमान स्थिति में लिया है। 140 करोड़ होने को जा रहे हैं वर्तमान राजस्थान। सातों चरणों के नाम आपको चुटकियों में याद होंगे ऊपर से नीचे। प्रश्न कैसे भी आ जाता है, देखिए पुराने पेपर आप उठा के देखेंगे, प्रश्न में कई बार क्या करते हैं, सीधा पूछ लेते हैं कि तीसरे चरण का जो गठन कब हुआ था, या तीसरा चरण ना कह के वो कह देता है कि संयुक्त राजस्थान का गठन कब हुआ था। तो आपको क्रम से याद होना चाहिए, तभी आप प्रश्न सही कर पाएंगे कि पहला चरण का नाम क्या था, छठे चरण का नाम क्या था, पांचवें चरण का नाम क्या था। क्रम से याद होना चाहिए। क्लियर है? फिर से एक बार कह रहा हूं, मछली का अवतार पूर्व समय में लिया, जो बच गए वो इकट्ठा हुए संयुक्त, फिर उन्होंने संख्या बढ़ाई वृहद, फिर बहुत ज्यादा जनसंख्या बढ़ाने में लग गए तो संयुक्त वृहद, छोटे छोटे अलग अलग देश अलग अलग संघ बना लिए तो राजस्थान संघ, और इसके बाद में आया वर्तमान स्थिति में हम आ गए हैं वर्तमान राजस्थान। क्लियर है यहां तक की बात? कोई डाउट नहीं है? आगे चलें। अब बात करते हैं इनके गठन का। बहुत ज्यादा प्रश्न आता है और बच्चे गलत कर देते हैं। मार्च, अप्रैल, 48, 49, इस उलझ फेर में, उस उलझन में मैं देखता हूं रटने में लगे हुए बच्चे। रटना नहीं है, रटने की जरूरत ही नहीं है। ऐसा तरीका है जैसे फिल्मों में गाने याद होते हैं, बस वैसे गाना याद करना है। 1 सेकंड में आपको ये सारे के सारे इसी तरह से याद हो जाएंगे। फिर परीक्षा में पूछने दो, भले कोई भी चरण, कोई सा भी नाम, आप 1 मिनट में उसका उत्तर दे देंगे। बस शर्त यह है कि जैसे फिल्मों में गाने को आप याद रखते हैं गुनगुनाते हुए, वैसे ही गुनगुनाते हुए याद रखना है आपको इस टेबल को। आइए गठन की बात करते हैं। आजादी के बाद ही एकीकरण होगा ये तो निश्चित है, आजादी से पहले तो एकीकरण हुआ नहीं। और आजाद हुए हम कब? 1947, 1947 में। अब उसके आगे क्या आएगा? 48। तो गाने की तरह याद रखना है। देखो आपको 48 और 48, 48 टुकड़ों में बांट के, पूरे समय को साथ मत लो, केवल सन को पकड़ो। 48, 48, 48 यानी कितने बार 48 आएगा? 3 बार। अब 48 ही थोड़ी आता रहेगा भाई, उससे आगे भी गिनती बोलो। अटक गई क्या गाड़ी 48 पे? तो फिर आ गया 49, 3 बार 48, 2 बार 49। इस तरह से याद रखें। भूल जाएं आप, चरण भूल जाओ, नाम भूल जाओ, संयुक्त है वृहद है कौन सा, आप केवल फिलहाल इस टेबल पे, इस लाइन पे फोकस करो। 3 बार 48, फिर 2 बार 49, फिर 49 के बाद आ गया 50 और अंतिम है 56। ये नीचे की जो 2 तारीखें, यहां किसी को कंफ्यूजन नहीं होता, ये क्लियर आ जाती हैं, क्योंकि बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। 26 जनवरी 1950 और 1 नवंबर 1956 भी आप राजस्थान में बार बार पढ़ते हैं, तो ये दोनों में कंफ्यूजन नहीं होता। असली कंफ्यूजन यहां इस 5वें नंबर तक होता है। 5वें नंबर तक भूल जाते हैं परीक्षा में, रट के आए थे फिर भी भूल जाते हैं 48 करना है, 49 करना है। अब नहीं भूलेंगे, याद रखें। शुरू में 3 बार मत रटो एक साथ, ऐसे मत रटो कि पूर्व राजस्थान 25 मार्च 1948 को हुआ था, संयुक्त राजस्थान 18 अप्रैल 1948 को हुआ था। ऐसे रटोगे फिर गलतियां करोगे, गारंटेड करोगे। आप भूल जाओ, सिर्फ फिलहाल इस लाइन को याद किया जो मैंने आपको बताया, मत्स्य पूर्व संयुक्त वृहद राजस्थान संघ वर्तमान राजस्थान। क्लियर है? और इसके बाद दूसरी लाइन में, फिर अब इस लाइन को भूल के दूसरी लाइन पे फोकस करो केवल, कि 3 बार 48, 2 बार 49, 1 बार 50 और अंतिम 56। बात खत्म। अब मान लो परीक्षा में पूछा कि छठा चरण जो है या राजस्थान संघ जो है उसका गठन कब किया गया। अब दिमाग पे जोर ही मत डालो, राजस्थान संघ सीधा आप अपनी उस टेबल को याद करो क्रम। यार 3 बार 48 था, फिर 2 बार 49 था, तो 3 और 2 5 तक तो ये हो गया। और छठा चरण पूछ रहा है ये, तो छठे चरण में निश्चित रूप से 1950 आएगा। 1950 याद आ गया तो 26 जनवरी याद आ जाएगी। हो गया आपका 1 मिनट, 1 सेकंड नहीं लगेगा आपका उत्तर, और यूं आप उलझनों में लगे रहो। मान लो आपसे पूछ लिया पूर्व राजस्थान का गठन कब किया गया। अब पूर्व राजस्थान में देखता हूं मैं बच्चों को परेशान हो जाते हैं, वहां उस प्रश्न में परीक्षा कहते हैं यार 18 तारीख थी, 25 तारीख थी, मार्च का महीना था, जो अप्रैल का महीना था, या 48 था या 49 था। क्यों दिमाग पे जोर डालना। शुरू में 3 नंबर तक क्या है? 48। तो सन तो कंफर्म हो गया कि कौन सा आएगा? 48। 49 वाला ऑप्शन आ ही नहीं सकता। क्लियर है? अब दिन और महीना कैसे याद रहेगा उसकी भी तरीके देख लो। याद हो गई ये चीज? 3 बार 48, 2 बार 49, 1 बार 50 और अंत में 56। क्लियर है मामला? अब महीने को पकड़ो, पहले साल को पकड़ा, अब महीने को पकड़ो। महीना मार्च, क्योंकि भारत में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण महीना होता है मार्च का महीना, क्लोजिंग ईयर, फाइनेंशियल ईयर का क्लोज होता है, तो मार्च सबसे महत्वपूर्ण महीना है दोस्तों, तो उसी को पकड़ो मार्च। और इतना महत्वपूर्ण है कि एक बार में काम नहीं चलेगा। मार्च अप्रैल, गाने की तरह, जैसे गाना फिल्म का हम याद रखते हैं 48 48 48,
मार्च मार्च अप्रैल। क्लियर है? भूल जाओ सब कुछ, पहला चरण है, तीसरा चरण है, दूसरा है, नाम भी भूल जाओ, संयुक्त है कि पूर्व है कि मत्स्य है, केवल आप तो गाना याद रखो, मार्च मार्च अप्रैल। 48 48 48 श्योर हो जाएगा कि पूर्व राजस्थान मार्च मार्च यानी मार्च के महीने में ही पड़ेगा। और सन भी कंफर्म हो गया कि यार 48 48 तो पड़ेगा भी 48 के ही ईयर में। दो चीजें कंफर्म। अब आओ तारीख पे, 18 25 18। शुरू के 3 चरण को एक गाने की तरह, एक लाइन की तरह याद रखो, 48 48 48 मार्च मार्च अप्रैल 18 25 18। क्लियर हो गया? बस कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है, कहीं कोई समस्या ही नहीं है। 18 25 18 याद हो गया। पूर्व राजस्थान तारीख भी कंफर्म हो गई, कौन सी है? 25 है भाई। क्लियर है? कहीं कोई दिक्कत नहीं। 18 25 18 मार्च मार्च अप्रैल 48 48 48। क्लियर है चीज? अब मार्च का महीना क्योंकि इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है कि वो फिर से लौट के आएगा और फिर आ गया डराने के लिए। टारगेट पूरा नहीं हुआ भाई तो फिर आ गया डराने के लिए मार्च का महीना। ठीक है? तो मार्च मार्च अप्रैल और फिर आ गया मार्च। अब फिर से गाना याद रखो, 18 25 18 30 18 25 18 30। 4 चरण तक की क्लियर हो गई। छठे और सातवें की जरूरत ही नहीं है, याद रख रखा है, रट रखा है, 26 जनवरी और 1 नवंबर। अब बच गया सिर्फ ये 5वां। ये है मार्च का महीना। तो देखो बार बार मार्च मार्च अप्रैल और फिर मार्च, तो मार्च और अप्रैल ही थोड़ी आते रहेंगे भाई, साल में 12 महीने होते हैं। थोड़ा आगे बढ़ो, जीवन में ग्रोथ करो। मार्च और अप्रैल से आगे बढ़े, मार्च अप्रैल से आगे बढ़ते ही क्या आ गया? मई आ गई। लिख दो मई, कहां दिक्कत है? 18 25 18 30 मार्च मार्च अप्रैल, मार्च मार्च अप्रैल और फिर मार्च मार्च अप्रैल आते रहेंगे। आगे के महीने नाराज नहीं हो जाएंगे, तो उन्हें नाराज नहीं करना है, आगे लिया मई। अब मई देखो, मई का महीना, जेठ का महीना, ज्येष्ठ माह, मई के महीने में और मार्च के महीने में कितना अंतर रहता है? मार्च में हल्की गर्मी, हल्की सर्दी का सा मौसम, बसंत का सा मौसम रहता है। दिन की लंबाई का पता नहीं चलता, दिन जो है वो जल्दी ही कट जाता है। लेकिन मई और जून के महीने ऐसे हैं दोस्तों कि दिन की लंबाई इतनी ज्यादा होती है कि सुबह से लेकर शाम तक सारे काम हमने दिन में निपटा लिए, सो लिए, खा लिए, सब कुछ कर लिया, लेकिन फिर भी लगता है यार ये दिन कटने में ही नहीं आ रहा। तो क्योंकि गर्मियों में दिनों की लंबाई जो है वो अधिक होती है और गर्मी पड़ रही है कब? मई में। यानी मई का जो 15 दिन है मार्च के 30 दिन के बराबर मानो आप, आधे के बराबर। ऊपर की तारीख हमने रट ली थी 18 25 18 30, तो 30 मार्च, मार्च के बाद आ गया था महीना मई का, और 30 दिन किसके बराबर होंगे मई में? 15 दिन के बराबर होंगे। तो कौन सी तारीख? 15 मई 1949। 1-2 बार प्रयास करना पड़ेगा, लेकिन मैं बता रहा हूं इस तरीके से याद करना ज्यादा आसान और स्थायी रहेगा आपके दिमाग में, बजाय इस टेबल को एक एक चरण को रटने में। ठीक है? चलिए आगे बात करते हैं राज प्रमुख। बहुत ही कॉमन प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि किस चरण के राज प्रमुख कौन थे? नाम देके पूछ लेंगे, तारीख देके पूछ लेंगे, तरीके बहुत हैं। या तो पूछ लिया दूसरे चरण का राज प्रमुख कौन था, या कह दिया पूर्व राजस्थान का राज प्रमुख कौन था, या तीसरा तरीका और है कि आपसे कह दिया कि 25 मार्च 1948 को राजस्थान का राज प्रमुख कौन बनाया गया। तो 3 तरीके हैं इसको पूछने के। ठीक है? अब राज प्रमुख आपको याद रखने हैं। पहले थे उदयभान सिंह, दूसरे थे भीम सिंह, तीसरे थे भूपाल सिंह, चौथे थे मान सिंह। फिर मान सिंह जो आए वो 3 बार आए, मान 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 तीनों बार, और फिर थे सरदार गुरुमुख निहाल सिंह। क्लियर है? थोड़ी सी दिक्कत आई कि यार नाम याद नहीं हो पा रहे साहब, आपने कह तो दिया कि बड़ा आसान है याद रखना, लेकिन हम याद किया तो ऊपर नीचे जा रहा है, थोड़ा सा नहीं जाएगा। एक लाइन याद रखनी है बस। महाभारत आप सभी ने देखा पढ़ा सुना होगा जीवन में, और महाभारत में सबसे बड़े योद्धा जो थे, बलवान बलशाली जो माने जाते हैं पांडवों में, वो थे भीम। और भीम जैसे योद्धा इस धरती पर याद रखना कभी कभी पैदा होते हैं, रोज रोज ऐसे वीर महापुरुष पैदा नहीं होते हैं। महाराणा प्रताप जैसे और भीम जैसे, अर्जुन जैसे जो धनुर्धर कभी कभी दुनिया में पैदा होते हैं, हर रोज पैदा नहीं होते हैं ऐसे शूरवीर। तो भीम जैसे योद्धा जब भी इस धरती पे पैदा होंगे, याद रखें कि वो योद्धा जो भीम जैसे पैदा होंगे वो धरती पर जब भी आएंगे धरती का मान बढ़ाएंगे। क्लियर है? केवल एक लाइन याद रखनी है, उदय होकर भीम ने भू का मान 3 गुना निहाल कर दिया। उदय होकर उदयभान सिंह, भीम ने भीम सिंह, भू का मान भूपाल सिंह, भू का मान 3 गुना। कितने गुना? 3 गुना। 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना मान निहाल कर दिया, यानी गुरुमुख निहाल सिंह। बस एक लाइन याद रखो, मत चरण याद रखो, मत तारीख याद रखो, सिर्फ इस एक लाइन को याद रखो। फिर वो भले किसी भी चरण का आपसे पूछ ले, आप 1 सेकंड में राज प्रमुख बता देंगे। क्लियर है बात? अब आई बात किसकी?
प्रधानमंत्री की। प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत पहले चरण में, फिर उसके बाद गोकुल लाल असावा, माणिकलाल वर्मा, हीरालाल शास्त्री, फिर हीरालाल शास्त्री और तीसरी बार भी हीरालाल शास्त्री और उसके बाद मोहनलाल सुखाड़िया। बड़ा कंफ्यूजिंग है सर, याद नहीं रह पा रहा, भूल जाएंगे। कोई आसान तरीका? बड़ा आसान तरीका है। गोकुल का नाम आपने सुना होगा, उत्तर प्रदेश में है गोकुल, और गोकुल वही स्थान है, बिल्कुल सही वही स्थान है जो जाना जाता है भगवान कृष्ण की वजह से, उनकी लीलाओं की वजह से। गोकुल छोटा सा गांव, दुनिया में कोई नहीं जानता था, लेकिन क्योंकि वहां कृष्ण ने बचपन बिताया इसलिए वो गांव पूरी दुनिया में फेमस हो गया दोस्तों। किसकी वजह से? भगवान कृष्ण की वजह से। और कृष्ण तो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। जहां एक तरफ कृष्ण को रख दिया जाए और दूसरी तरफ दुनिया भर की दौलत अगर पड़ी हो तो वो सब बेकार है। किसके सामने? कृष्ण के सामने। उसके सामने किसी हीरे की, किसी माणिक की, किसी मोती की कोई औकात, कोई जो है हैसियत नहीं है। याद रखें बस इतनी सी लाइन। शोभा गोकुल की, किसकी? गोकुल की। शोभा गोकुल की, माणिक हीरों से नहीं मोहन से है। शोभाराम कुमावत, शोभा गोकुल की, गोकुल लाल असावा, माणिक हीरों से नहीं माणिकलाल वर्मा। हीरा नहीं कहा मैंने, हीरो कहा। एक कोहिनूर नहीं, दो कोहिनूर नहीं, तीन तीन कोहिनूर रख दो तो भी बेकार हैं कृष्ण के सामने। हीरों से नहीं हीरालाल शास्त्री, एक हीरा, दो हीरे, तीन हीरे, हीरो से नहीं मोहन से है। कृष्ण का ही एक नाम है क्या? मोहन। तो मोहनलाल सुखाड़िया। क्लियर है? बस कितना सा काम आसान रहा। एक लाइन इधर, एक लाइन इधर, एक लाइन, आने दो अब कोई भी प्रधानमंत्री, कोई भी राज प्रमुख, कहीं समस्या नहीं होगी। क्लियर है? आगे चले। राजधानी। राजधानी में आपको केवल ये 4 शहर के नाम याद रखने, कोई दिक्कत नहीं है। पहली राजधानी मत्स्य की अलवर, पूर्व राजस्थान की कोटा, संयुक्त राजस्थान की उदयपुर और वृहद राजस्थान की जयपुर। और इसके बाद ये राजधानी फिर कहां रह गई? राजधानी जयपुर जब वृहद राजस्थान की बनी उसके बाद परमानेंट ही जयपुर रह गई। मैं आगे बताऊंगा आपको कि जयपुर राजधानी किस समिति की सिफारिश पर बनाई गई थी। क्लियर है? सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर। आगे लिखेंगे हम उसे। अब बात आएगी उद्घाटनकर्ता की कि किस चरण का उद्घाटन जो है दोस्तों वो किसके द्वारा किया गया था। तो देखिए पहला नाम आपको दिख रहा है एनवी गॉडगिल। कैसे याद रहेगा? याद कीजिए, मैंने मत्स्य के बारे में आपको क्या बताया था कि मत्स्य का अवतार लिया था किसने? भगवान विष्णु ने। किसने? भगवान विष्णु ने। और भगवान को हिंदी, भगवान को अंग्रेजी में दोस्तों क्या कहेंगे? गॉड। तो पहले चरण की, हम हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं तो वैसे भी किसी भी धर्म को मानने वाला लोग रहा हो, वैसे भी कोई भी वो शुभ काम जब शुरू करता है तो क्या करता है? सबसे पहले अपने ईश्वर को, भगवान को, अपने अल्लाह को, अपने गॉड को याद करते हैं हम। तो सबसे पहले शुरुआत जो हमने की है, पहले ही चरण की शुरुआत हम भगवान के आशीर्वाद से करेंगे। भगवान आएंगे साक्षात, गॉड आ गया साक्षात, एनवी गॉडगिल आ गया पहले ही चरण में। और अगर ऐसे नहीं तो दूसरे तरीके से याद रख लो। मत्स्य संघ पहला चरण था। मत्स्य किसका अवतार था भाई? भगवान विष्णु का। इस एनवी गॉडगिल का पूरा नाम जरा सुनना तो, नरहरि विष्णु गॉडगिल। कौन आ गया? विष्णु। मत्स्य संघ विष्णु, नरहरि विष्णु गॉडगिल। क्लियर है? खुद आ गए भगवान हमें आशीर्वाद देने। अब कैसे एकीकरण पूरा नहीं होगा? पहली बार भगवान खुद आए हैं साक्षात, तो दूसरी बार उन्हें आपका फर्ज बनता है कि आप बुलाओ। दूसरी बार हमने बुला लिया कि आओ प्रभु, फिर से आओ आप। तो 2 बार कौन हो गए? गॉडगिल। तीसरा चरण, क्योंकि अंतरिम सरकार में उच्च पद पर, ऊंचे पद पर थे नेहरू, तो पहले आ गए नेहरू और बाद में उन्होंने, क्योंकि ये प्रधानमंत्री थे, रियो प्रधानमंत्री थे, तो पहले आएंगे नेहरू, बाद में आएंगे पटेल, बाद में ये सिस्टम क्या कर दिया? खत्म। बस ये 4 नाम याद रखने। हो गया क्लियर? कहीं कोई समस्या नहीं है। अब आया अंतिम जो हमारा कॉलम है जिसमें हम रियासतों की बात करेंगे कि किस चरण में कौन कौन सी रियासतें मिलाई गई थी। सबसे पहला चरण था दोस्तों हमारा मत्स्य संघ। मत्स्य संघ में जो रियासतें मिलाई गई, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर और नीमराणा, ये 4 रियासतें और एक ठिकाना। देखिए याद रखें कितनी? 4 रियासतें और एक ठिकाना। ठिकाना कौन सा है? नीमराणा। क्लियर? अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर तो रियासतें हैं और ये नीमराणा हमारा क्या है? ठिकाना। मैंने ऊपर आपको बताया कुल कितनी रियासतें? 19। कुल कितने ठिकाने? 3। केंद्र शासित प्रदेश 1। अब गिनते रहना इस टेबल में आप सारे की सारे। आपका पहला ठिकाना आ चुका है नीमराणा और 4 रियासतें आ चुकी हैं, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। मैंने बता दिया था क्यों बना रहे हैं इनको, ताकि वार्षिक आय किसी तरह से कितनी हो जाए? वार्षिक आय 1 करोड़ और जनसंख्या 10 लाख से अधिक हो जाए, इसीलिए बनाई जा रही है ये। और इसकी शुरुआत पटेल ने कह दिया है कि भाई ठीक है आप बना लो, मैं बाद में आपसे निपट लूंगा। तो बना लिया है इन्होंने ये और कह दिया है
मत्स्य संघ ने अपनी स्थापना के साथ ही कि भाई अब हमारी, याद रखना ये प्रश्न आएगा, मत्स्य संघ ने अपनी स्थापना के साथ ही ये घोषणा कर दी है कि भाई अब हमें स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट की शर्त का जो पावर मिल चुका है। क्यों? क्योंकि अब हमारी जो जनसंख्या है वो 18,34,000 हो चुकी है और अब हमारी जो एनुअल इनकम, वार्षिक आय है, वो 1,84,00,000 हो चुकी है। समझ रहे हैं आप बात को? इन चारों ने मिलकर, इस ठिकाने के साथ इन चारों रियासतों ने मिलकर अपनी टोटल इनकम अब कितनी दिखा दी है? 1,84,00,000। और स्टैंड स्टिल क्या कहता था कि 1 करोड़ से अधिक होनी चाहिए, आप स्वतंत्र रह सकते हैं, रखो हमें, अब हमें अलग देश घोषित करो, अब हम मत्स्य के नाम से एक अलग देश बनाएंगे। समझ गए मकसद? आगे देखते हैं कहानी में क्या होता है। दूसरा चरण है हमारा पूर्व राजस्थान। दोस्तों, पूर्व राजस्थान में बांसवाड़ा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, कुशलगढ़, किशनगढ़, कोटा, प्रतापगढ़, शाहपुरा, टोंक, टोटल यहां 9 रियासतें और एक ठिकाना आता है। ठिकाना कहां छुपा हुआ है? ये रहा, कुशलगढ़ बांसवाड़ा में था, नीमराणा अलवर में था। तो नीमराणा अलवर रियासत का ठिकाना था और कुशलगढ़ जो है वो बांसवाड़ा का ठिकाना था। ठिकानों और रियासतों में मैं आपको एक बहुत बड़ा अंतर बता देता हूं। ठिकानों और रियासतों में एक सबसे बड़ा जो अंतर आता है वो आता है स्टेट सैल्यूट का। किसका? स्टेट सैल्यूट। क्या होता है ये स्टेट सैल्यूट? आया हुआ प्रश्न है, आगे भी पूछा जा सकता है कभी ना कभी। स्टेट सैल्यूट को कहते हैं तोपों की सलामी। राजा महाराजाओं को जो तोपों की सलामी दी जाती थी दोस्तों, उसे कहते थे स्टेट सैल्यूट। और याद रखें, स्टेट सैल्यूट केवल किसे दिया जाता था? रियासतों को दिया जाता था। ठिकानों को स्टेट सैल्यूट का अधिकार नहीं होता था। सबसे बड़ा अंतर है ये ठिकाने और रियासत में। इसके बाद तो 9 रियासत और एक ठिकाना हमारा यहां हो चुका है। आगे बात करते हैं संयुक्त राजस्थान। बहुत ही आसान, संयुक्त राजस्थान में कुछ नहीं करना। ये ऊपर की जो 9 रियासतें, यानी जो पूर्व राजस्थान था, उसमें आपको एक बड़ी रियासत और शामिल करवा देनी है, उदयपुर। क्लियर है? एकीकरण के समय उदयपुर के महाराणा भूपाल सिंह ने कहा था कि मेरी इच्छा तो मेरे पूर्वजों ने ही निश्चित कर दी थी, यदि वो अपने धर्म से थोड़ा भी डगमगाए होते तो मेरे लिए हैदराबाद से भी बड़ी रियासत छोड़कर जाते। ये उन्होंने किस संदर्भ में कहा? ये उन्होंने उस संदर्भ में कहा था जब धौलपुर के राजा उदयभान सिंह उन्हें उकसा रहे थे कि महाराज, आप तो स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट की शर्त को पूरा कर रहे हो, या तो खुद को स्वतंत्र घोषित करो या पाकिस्तान में चले जाओ, आप तो अपनी मर्जी के मालिक हो, आप अगर पहल करेंगे तो आपके पीछे पीछे हम भी जो है शुरुआत कर पाएंगे। समझ रहे हैं? भोपाल के नवाब और ये धौलपुर के महाराज उदयभान सिंह इस कोशिश में लगे हुए थे। तो उस पत्र के जवाब में मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह ने यह कहा था कि मेरी इच्छा तो मेरे पूर्वजों ने ही निश्चित कर दी थी। क्लियर है? ऐसे ही ये जो हमने यहां एक रियासत देखी बांसवाड़ा, ऐसे ही उस समय बांसवाड़ा के राजा हुआ करते थे दोस्तों चंद्रवीर सिंह। क्या नाम है? चंद्रवीर सिंह। बांसवाड़ा के चंद्रवीर सिंह इस विलय पत्र पर साइन करते हुए क्या कहते हैं? बहुत ध्यान से सुनना। ये कहते हैं कि मैं अपने डेथ वारंट, अपने मृत्यु पत्र पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं? क्या मकसद हुआ इसका? कि भाई इस साइन के बाद मेरी सारी संपत्ति, मेरी सारी जो जायदाद है वो किसके अंडर कवर चली जाएगी? भारत सरकार के अधिकार में चली जाएगी। तो मैं तो खुद अपने हाथ काट रहा हूं, मैं तो खुद अपने डेथ वारंट पर साइन कर रहा हूं। क्लियर है? ये दोनों लाइनें याद रखें। फिर आता है आपका चौथा चरण, वृहद राजस्थान। सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों, वास्तव में राजस्थान का जो गठन हुआ है वो इसी चरण से माना जाता है और इसीलिए राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस तारीख को? 30 मार्च को। क्लियर है? तो ये सबसे महत्वपूर्ण चरण है। इस चरण में जिन रियासतों का विलय हुआ वो थी जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर और लावा। ये लावा क्या है? ये लावा तीसरा ठिकाना। कुल कितने ठिकाने थे? 3 ठिकाने। पहला आ गया नीमराणा, दूसरा आ गया कुशलगढ़, तीसरा आ गया लावा। तीनों ठिकाने आ चुके हैं। अब जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, ये क्या है? 4 रियासतें। तो 4 + 1। क्लियर है? ऊपर 4 थी, फिर 9 हो गई 13, फिर एक उदयपुर हो गई 14 और अब ये फिर 4 हो गई 18। टोटल कितनी रियासतें थी? 19। 19 में से कितनी आ चुकी हैं? 18 रियासतें आ चुकी हैं और तीनों ठिकाने आ चुके हैं। बच गया केवल एक केंद्र शासित प्रदेश और एक हमारा रियासत। अब उनका विलय देखते हैं। आगे आया 5वां चरण। 5वें चरण में बहुत ही अच्छा प्रश्न मैं देखो आपको यहां दे रहा हूं। अभी जो मैं बता रहा था कि प्रैक्टिकली जब हम प्रश्न करते हैं तो कैसे गलती करते हैं, आपने पूरा
पूरा एकीकरण पढ़ लिया, रट लिया। अति उत्साह, ओवर एक्साइटमेंट में भी परीक्षा में प्रश्न गलत होते हैं। प्रश्न आया कि एकीकरण के समय पर मत्स्य संघ का विलय कब हुआ था, और पहला ऑप्शन आपको क्या दिया गया, 18 मार्च 1948। अब जैसे ही कोई पढ़ी हुई चीज परीक्षा में आती है तो हम ओवर एक्साइटमेंट में आते हैं। हमने केवल क्या पढ़ा, मत्स्य संघ, केवल क्या याद रखा, मत्स्य संघ देखा, एकीकरण देखा और पहला ही ऑप्शन दिखा 18 मार्च 48। तो बहुत जल्दबाजी में हम क्या करेंगे, हाँ यार पक्का है मत्स्य संघ तो 18 मार्च 48। आगे क्या लिखा था उस पे ध्यान ही नहीं दिया। उसने ये नहीं पूछा, यहां दो बातें होंगी, उसने ये नहीं पूछा कि मत्स्य संघ का गठन कब हुआ। मैंने कहा था पहली बात मेरी इस वीडियो में यही थी कि सब शब्दों का हेर फेर है, जीके में सब शब्दों का खेल है। उसने ये नहीं कहा कि मत्स्य संघ का गठन कब हुआ था, उसने ये पूछा है मत्स्य संघ का विलय कब हुआ था। मैंने आपको कहा था कि सरदार पटेल ने ये छूट दे दी कि ठीक है आप अपने संघ बना लो, क्योंकि वो किसी दूसरे कामों में और कहीं बिजी हैं, तो आप अपने संघ बना लो, बाद में देखेंगे। इन सबको संघ बनाने की छूट दे दी तो इन्हें लगा कि अब तो सरकार झुक गई और अब तो हम खुद को अलग देश घोषित कर देंगे। तुरंत 5वें चरण में आके और सरदार पटेल ने क्या किया कि तुरंत प्रेशर बनाया किस पर, मत्स्य संघ पर, कि भाई देखो जब जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, उदयपुर जैसी बड़ी रियासतें मान रही हैं तो तुम कौन होते हो। मत्स्य संघ वालों को दबा के तुरंत 5वें चरण में उनको क्या कर दिया, इस संयुक्त वृहद राजस्थान, संयुक्त और वृहद राजस्थान के विलय के साथ मिला दिया। तो याद रखें दो बातें, गठन अगर पूछे तो 18 मार्च, लेकिन विलय अगर पूछे कि मत्स्य संघ का विलय कब हुआ तो 15 मई 1949, 5वें चरण में। याद रहेगा, यानी कि जो वो खुश हो रहे थे इतने दिन से, जो उनको राजी कर रखा था पटेल ने, अब उनको वो खुश कर जो कर लिया, जितना करना था, अब उनको उठा के और एक ही जगह पर रख दिया है कि आ जाओ अब तुम्हारा बहुत हो गया, तुम्हारा आजादी के दिन अब खत्म हुए। अगला छठा चरण, राजस्थान संघ। 26 जनवरी 1950 को राजस्थान संघ बना और क्या किया गया, इस ऊपर वाले 5वें चरण यानी संयुक्त वृहद राजस्थान में एकमात्र बची हुई रियासत सिरोही को भी शामिल कर दिया गया। लेकिन यहां एक चालाकी, एक चालबाजी खेली गई कुछ लोगों के द्वारा। यहां सिरोही को राजस्थान में मिला तो दिया गया दोस्तों, लेकिन सिरोही के बहुत महत्वपूर्ण हिस्से आबू और दिलवाड़ा को छोड़ दिया गया, क्योंकि इन लोगों की प्लानिंग थी, राजस्थान का इकलौता हिल स्टेशन कहा जाता है माउंट आबू, इन लोगों की प्लानिंग थी कि आबू और दिलवाड़ा को जो है वो कहां ले जाया जाए, इसे राजस्थान में ना मिलाकर बंबई प्रांत में मिलाया जाए। सोच में पड़ गए होंगे आप कि क्या बात कर रहे हो गुरुजी, कहां राजस्थान कहां बंबई, उठा के कैसे लेके जाएंगे आबू को बंबई में। याद रखें जिस समय की हम बात कर रहे हैं राजस्थान का एकीकरण, उस समय के दौरान गुजरात जैसा कोई राज्य नहीं था। इसे किस में शामिल माना जाता था, क्या कहा जाता था, बंबई प्रांत के नाम से जाना जाता था। तो इसलिए जो मैंने कहा वो बिल्कुल सही है कि एकीकरण के समय आबू और दिलवाड़ा को कहां मिलाने की कोशिश हो रही थी, बंबई प्रांत या वर्तमान गुजरात राज्य, वर्तमान गुजरात और उस समय के बंबई प्रांत के अंतर्गत मिलाने की कोशिश चल रही थी। आबू दिलवाड़ा को छोड़ दिया, सिरोही को मिला दिया। अब सिरोही के एक बहुत प्रमुख नेता हैं जिनको राजस्थान का गांधी कहा जाता है, गोकुल भाई भट्ट, वो अनशन पर बैठ गए। उन्होंने धरना दे दिया, आंदोलन कर दिया कि भाई आबू और दिलवाड़ा भी राजपूताना के ही हिस्से हैं और इसे राजपूताना में ही मिलाया जाना चाहिए। तो 7वें चरण 1 नवंबर 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के आधार पर, राज्य पुनर्गठन आयोग बहुत महत्वपूर्ण है, 1956 राज्य पुनर्गठन आयोग, अध्यक्ष फैजल अली, कुल 3 सदस्य थे, लिखवा दूंगा मैं भी आपको आगे। तो ये राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर 1 नवंबर 1956 को क्या किया गया, गोकुल भाई भट्ट की मेहनत रंग लाई और आबू और दिलवाड़ा को भी राजपूताना में शामिल कर दिया गया। 7वें चरण में क्या हुआ, ऊपर वाले छठे चरण का राजस्थान संघ यानी ये सब कुछ मिला के क्या कहेंगे, राजस्थान संघ, फिर इसी में मिला दिया आबू और दिलवाड़ा जो बच गई थी, फिर उसी में मिला दिया अजमेर मेरवाड़ा आपका एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश। और साथ ही साथ राज्य पुनर्गठन आयोग ने ही क्या किया कि झालावाड़, कोटा, ये हाड़ौती का जो एक हिस्सा हुआ करता था, सुनील हाड़ौती का एक हिस्सा हुआ करता था, सिरोंज, क्या कहते थे, सिरोंज। इस सिरोंज क्षेत्र को भौगोलिक आधार कुछ ऐसा बन रहा था, उन्हें जो उचित लगा राज्य पुनर्गठन आयोग को, इस सिरोंज क्षेत्र को तो भेज दिया गया कहां, मध्य प्रदेश, एमपी में मिला दिया गया राजस्थान से, सीमाएं बदलते हुए। और मध्य प्रदेश का जो है, क्योंकि भौगोलिक बनावट कुछ ऐसी आ रही थी, और मध्य प्रदेश का जो सुनेल टप्पा है वो मिला दिया गया कहां, 7वें चरण में राजपूताना में, हाड़ौती की तरफ से, झालावाड़ में। क्लियर है। और इस तरह से ये आपका
वर्तमान राजस्थान जो है वो अस्तित्व में आता है। क्लियर है? तो ये टेबल दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है। इस टेबल में से 50% चांसेस होते हैं प्रश्न आने के, और आपका प्रश्न मैं शर्त लेके खा सकता हूं, बता सकता हूं आपको कि अगर इस तरह से मेरे बताए अनुसार आपने इस टेबल को याद कर लिया, एक दो बार थोड़ा सा पढ़ना तो पड़ेगा, बिना पढ़े तो देखो जीवन में सफलता नहीं मिलेगी, बैठे बैठे तो कुछ नहीं मिलता, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, प्रयास। लेकिन एक दो बार अगर ये तरीका मैं बताऊंगा तरीका कि कैसे याद रहेगा, मैं सिर्फ गाइडेंस कर सकता हूं आपके दिमाग में घुस के, और आपको ये बता नहीं सकता कि बेटा इसका प्रश्न का उत्तर ये होगा। परीक्षा में आपके साथ कुछ नहीं जाएगा, केवल जाएगी तो एक चीज, आपका खुद का दिमाग। क्लियर है? तो आपके खुद के दिमाग में आपको ये बिठाना पड़ेगा। बिठाने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये तरीका दोस्तों अच्छा लगा होगा। आज की इस क्लास में जो मैंने ये बातें आपको बताई हैं बहुत महत्वपूर्ण है। एकीकरण का टॉपिक जो ये है अभी हमारा पूरा नहीं हुआ है, इसमें बहुत सी बातें, बहुत से फैक्ट्स अभी आपको बताना बाकी है। लेकिन आप ये मानिए कि 50% आपने अगर ये पहली क्लास अच्छे से देख ली तो 50% एकीकरण का आपका जो प्रश्न आने की संभावना है वो करेक्ट हो गई है। उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, और इसी तरह से एकीकरण को लेकर हम हमारी अगली क्लास में मिलते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।